Dr. Karanpreet Nahar has reached, and I request her to grace the dais. I request Shri R. N. Punia to welcome her by presenting a bouquet. Mr. Punia is our treasurer, and Dr. Karanpreet Nahar is research officer, CCRH, Ministry of Ayush. डॉक्टर करणप्रीत नाहर, तो वो अपना लेक्चर देंगी जो हम सबके लिए बेनिफिशियल होगा, वृद्धावस्था चिकित्सा में होम्योपैथी। तो उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारे सामने आ रही हैं मिस स्नेहा नवल। प्लीज कम एंड इंट्रोड्यूस हर। Hello everyone. So I would like to give a brief bio of the speaker. Dr. Karanpreet Nahar is a research officer at the Central Council for Research in Homeopathy, CCRH, Ministry of Ayush, specializing in public health and clinical geriatric care at the Dr. D.P. Rastogi Central Research Institute for Homeopathy in Noida. She has authored 13 peer-reviewed articles and began her research career in 2015 as a senior research fellow, focusing on the projects related to the pre-diabetes and diabetes mellitus. She has steadily progressed through various roles, including research associate, before joining CCRH as a research officer in November 2020. Dr. Nahar has actively participated in multiple national level public health initiatives, including research on the prophylactic role of homeopathic medicines, such as arsenicum album during the COVID-19 pandemic. Her research portfolio encompasses studies on diabetes, infectious diseases, menstrual health, and multimorbidity in older adults. In addition to her research, she has contributed to the national programs like Azadi Ka Amrit Mahotsav and has been involved in the institutional quality initiatives, including the NABH accreditation processes. So, through her work, Dr. Nahar continues to strengthen evidence-based homeopathy and promote integrative healthcare research in India. Thank you. Now, I would like to invite her. नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर करणप्रीत नाहर सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड होम्योपैथी से बिलोंग करती हूँ, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत है। और रिस्पेक्टेड डिग्नेटरीज, बहुत बहुत धन्यवाद ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। हमने आज का टॉपिक चूज़ किया है होम्योपैथी इन जीरियाट्रिक केयर, जो वृद्धावस्था में होम्योपैथिक चिकित्सा को बढ़ावा देना। इसी के अंतर्गत हमारे 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और कहीं ना कहीं यही अवेयरनेस हम फैलाना चाहते हैं। आई एम रियली सॉरी कि इतना समय के बाद आपको ये एक नया फ्रेश टॉपिक मिला है हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो थोड़ा सा हटके है आज के बाकी डेलिब्रेशन से। लेकिन हम चाहेंगे कि कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो बात हो रही थी उससे मैं जोड़ के आपका माइंड एक तरीके से एजिटेट कर सकूं, एक नए पर्सपेक्टिव को उजागर अगर हम कर सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं हेल्थ डोमेन जो है वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमेशा ही रहेगा। सोशल डिटर्मिनेंट्स में वन ऑफ द एस्पेक्ट वुड ऑलवेज बी द हेल्थ इक्विटी। सो कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड। जीरियाट्रिक केयर जो है, मेरे को यहीं से ठीक है, नहीं बस मेरे को स्क्रीन दिख जाए बस। थैंक यू। जीरियाट्रिक केयर से हम समझते हैं कि जीरियाट्रिक पॉपुलेशन जो है ये एक एल्डरली पॉपुलेशन को बोला जाता है। इंडिया में 60 साल से ऊपर की पॉपुलेशन को एल्डर पॉपुलेशन कहा जाता है, जबकि अगर आप बाकी कंट्रीज़ में देखें तो 65 इयर्स के जो लोग हैं उसके बाद से जीरियाट्रिक पॉपुलेशन शुरू होती है। और यही रीज़न है। थैंक यू।
और यही रीज़न है, यही कारण है कि अगर आप ग्लोबल प्रेवलेंस देखेंगे तो बाकी जो वर्ल्ड है उसमें ग्लोबल प्रेवलेंस या पूरे वर्ल्ड में 10% पॉपुलेशन ही जीरियाट्रिक पॉपुलेशन है। लेकिन अगर इंडिया में आप देखेंगे तो ये पॉपुलेशन लगभग 21% हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अंतर आ रहा है और कितना रैपिडली इंक्रीज कर रही है। इंडिया इज़ द फास्टेस्ट growing young country which is becoming older day by day, and this is the reason why geriatric care is a very very important topic। और कहीं ना कहीं हमारे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो भी इसी पे बहुत ज़्यादा पुश कर रही हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ एजिंग जो हमारे आते हैं अलग अलग सिस्टम्स में, वो भी हमने कहीं ना कहीं इन्यूमरेट करा है। जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अगर आप देखें तो हार्ट की जो पंपिंग है वो स्लो हो जाती है, हमारे बहुत से बॉडीली फंक्शंस स्लो हो जाते हैं और कार्डियोवैस्कुलर इज़ वन ऑफ देम। हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ता है, खून थोड़ा सा गाढ़ा होने लग जाता है, कैल्शियम डिपॉजिट्स हमारे बोन्स में कम हो रहे होते हैं और विटामिन डी की भी कमी आती है इस समय पे। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा स्लोनेस ऑफ मेटाबॉलिज्म हो चुका होता है। इसके कारण हमारा इंटेस्टिन्स जो हैं वो बहुत कम या बहुत स्लो काम करता है। आप इसके दो पहलू देखेंगे, या तो बहुत ज़्यादा डायरिया की तरफ को पेशेंट जाते हैं या बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की तरफ को पेशेंट जाते हैं। दोनों ही तरीके से जीरियाट्रिक पॉपुलेशन में आपको इसकी प्रेवलेंस ज़्यादा मिलेगी। और यही कारण है कहीं ना कहीं इरिटेबल बावल सिंड्रोम, जो आप में से बहुत लोगों ने ये टर्म सुना होगा। ये वाला पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है आज की डेट में जीरियाट्रिक पॉपुलेशन में। एंडोक्राइन सिस्टम में अगर हम देखेंगे तो डायबिटीज़ की मात्रा, डायबिटीज़ तो बहुत ज़्यादा ही प्रिवलेंट है। हमारा दिल्ली तो डायबिटीज़ कैपिटल बनता चला जा रहा है इंडिया में। और मल्टी मॉर्बिडिटी की अगर बात करेंगे तो डायबिटीज़ के अलावा बहुत बारी डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के केसेस एक ही पेशेंट में मिलना, डायबिटीज़ और हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरटेंशन, ये प्रकार के कॉम्बिनेशंस आजकल मिलने लग गए। इनको कोमॉर्बिडिटी कहा जाता है कि हमें ना केवल डायबिटीज़ पे ध्यान देना है बल्कि हाइपरटेंशन की भी अलग से दवाइयाँ चल रही हैं। ये प्रकार के जो केसेस हैं ये आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं हमारे अब 2025 ऑनवर्ड्स। इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती चली जा रही है। और इंटीग्यूमेट्री सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारा जो स्किन है वो इट लूजेज इलास्टिसिटी, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होने लग जाती है। और यही कारण है कि इतने ज़्यादा प्रोन टू इन्फेक्शंस, हम स्किन डिजीज़ेस जो हैं वो जीरियाट्रिक पॉपुलेशन में कहीं ना कहीं मिलते हैं। मसल टिश्यू भी लॉस ऑफ मसल्स होता है। और आप इस चीज़ को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन है या बहुत एडवर्टाइजमेंट किया जाता है प्रोटीन पाउडर का, प्रोटीन का सेवन, क्योंकि इंडिया में प्रोटीन की मालन्यूट्रिशन केसेस जो हैं या प्रोटीन के लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। ये पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में भी दिक्कत है और ये जीरियाट्रिक पॉपुलेशन में भी सेम दिक्कत है, लॉस ऑफ प्रोटीन का। इसके अलावा नर्वस टिश्यू में थोड़ा न्यूरोलॉजिकल डिक्लाइन होता है, वो तो हम आम अपने आसपास देख भी रहे हैं। और पोस्ट कोविड के केसेस में इनफैक्ट जो पोस्ट कोविड वैक्सीनेशंस के बहुत से ऐसे केसेस रहे हैं जिनमें कॉग्निटिव डिक्लाइन, मेमोरी वीकनेस एक अलग से हमें देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ ही है। जो हम आजकल देख रहे हैं कि इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज है, एयर पोल्यूशन की भी अलग से मार है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की भी अलग से मार है। तो कहीं ना कहीं लंग्स कॉम्प्रोमाइज़ चल ही रहे हैं अर्बन सेटिंग में।
होम्योपैथी इन जीरियाट्रिक केयर की वजह इसी के कारण हमारा शरीर बहुत ज़्यादा प्रोन टू इन्फेक्शंस हो जाता है, प्रोन टू इंजरी है, और नीड फॉर स्पेशल असिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हमें पड़ती है। अगर हम जीरियाट्रिक केयर को समझना चाहें तो 5 प्राइमरी स्टेजेस आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें बेसिकली जीरियाट्रिक को अगर डिस्टिंग्विश करना हो या क्लासिफाई करना हो तो हमें मिलती हैं, जैसे इंडिपेंडेंस पहली स्टेज, जिसमें किसी भी जीरियाट्रिक या एल्डरली पॉपुलेशन को, एल्डर इंसान को किसी भी ज़रूरत की स्पेशल असिस्टेंस की नहीं ज़रूरत पड़ रही है, वो अपना डेली एक्टिविटीज़ अपने आप मैनेज कर पा रहे हैं। इंटरडिपेंडेंस एक ऐसी स्टेज है जिसमें आप अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने आसपास के लोगों से थोड़ी बहुत मदद अपने डेली रूटीन के लिए मांग रहे हैं, जैसे खाना पीना, नहाना, ड्रेसअप। और डिपेंडेंस एक ऐसी स्टेज है जिसमें आपको आउटसाइड हेल्प, नर्स या सपोर्ट सिस्टम किसी ना किसी प्रकार की ज़रूरत आपको पड़ रही है। फिर उसके अलावा क्राइसिस मैनेजमेंट और एंड ऑफ लाइफ हो, तो वहाँ पर तो बिल्कुल ही पैलिएटिव केयर, जब बिल्कुल बेड रिडन पेशेंट हो गए हैं, ये स्टेज पे उस चीज़ की बात करी गई है। अगर हम होम्योपैथी इन जीरियाट्रिक केयर पे ध्यान दें तो होम्योपैथी एक बहुत ही जेंटल और परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ या एक कस्टमाइज्ड हीलिंग की बात करता है। होम्योपैथी ऑलरेडी अगर आप इंडिया के आंकड़े देखें तो 3 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं अभी इस समय हमारे पास इंडिया में, और 8 लाख से भी ज़्यादा डिस्पेंसरीज़ हैं, होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज़ हैं सिर्फ दिल्ली में। यानी कि होम्योपैथी का जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सफिशेंट है जीरियाट्रिक पॉपुलेशन को केटर करने के लिए, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। होम्योपैथी इज़ अ थेरापेटिक मेडिकल अप्रोच जो सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर पे चलता है, और इसका which literally gets translated into let likes be treated by likes। और ये ओल्डर पॉपुलेशन से हमारा होम्योपैथी का एक अलग से रिश्ता भी रहा है, क्योंकि जब होम्योपैथी, आपको पता ही है, ये इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं है, जर्मन से आया है, तो बहुत ज़्यादा ओल्ड पॉपुलेशन उस समय पे 1810, 1815 इसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एज अ हॉबी इसको प्रैक्टिस किया करती थी। तो इसको कहीं ना कहीं जब इसकी प्रैक्टिस और ज़्यादा रीच बढ़ने लगी तो इसे भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया, और फिर पूरे आयुष सिस्टम को एक साथ जोड़ा गया। होम्योपैथी का स्कोप जीरियाट्रिक्स में इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन की हम बात करते हैं, या वी केटर टू द पेशेंट्स नीड इंस्टेड ऑफ द डिजीज ऑफ द पेशेंट। वाई सो मेनी इंडियन सीनियर्स लाइक होम्योपैथी? यहाँ पर मैंने 2 आर्टिकल स्पेशली जोड़े हैं जो बीएमसी केयर में, बीएमसी जीरियाट्रिक, बीएमसी पब्लिक हेल्थ में पब्लिश हुए हैं। ये 2005 और 2010 की 2 स्टडीज़ हैं जो एल्डरली पॉपुलेशन पे स्पेशली करी गई हैं। इनमें ये पाया गया कि 2010 वाली तो इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग दैट 98.6% रिकवरी रेट वाज प्रेजेंट इन पेशेंट्स हु वर ट्रीटेड बाय होम्योपैथी, एंड दे वर स्पेशली कंबाइनिंग द पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन टुगेदर। Therefore, maintenance of health in old age will always include high levels of engagement, and it must have an early detection of diseases, early screening, and sympathetic care and support during the terminal illness. होम्योपैथी इन जीरियाट्रिक्स, अगर हम 7 फिजिकल नीड्स की बात करें, क्यों इसको हर बारी कस्टमाइज बोला जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि 7 फिजिकल नीड्स जो हैं एल्डरली की, वो हमेशा कहीं ना कहीं वो इन्हीं 7 चीज़ों में घिरे हुए हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, मोबिलिटी सपोर्ट, रेस्ट, हाइजीन, सेफ्टी और रेगुलर मेडिकल केयर।
Then there are 5 M's of geriatric care. Mind, जिसको हमें एजिटेट हमेशा रखना है, एक्टिव हमेशा रखना है या अलर्ट हमेशा रखना है. मोबिलिटी, जो हमारा फिजिकल एक्सरसाइज और स्ट्रेंथ बेस्ड एक्सरसाइजेस से आएगा, योगा से आता है. मेडिकेशन, जिनको हमें अडेयर करना है. वी हैव टू अडेयर टू द medications that has been prescribed to us, whatever be the case. And then there is multi-complexity, and what really matters the most is the holistic level, which is emphasizing the individual patient's personal goals, preferences and priorities according to each case. इसके बाद एक बारी आप सभी से मैं अनुरोध करूंगी कि एक बहुत ही छोटा सा टेस्ट होता है न्यूरोलॉजिकल डिक्लाइन को चेक करने के लिए, या मेमोरी वीकनेस को, या हमारे ब्रेन फंक्शंस को टेस्ट करने के लिए. इस टेस्ट को कहते हैं फिंगर टू नोज टेस्ट. मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि अपना राइट हैंड को एक बारी इंडेक्स फिंगर को इस तरफ लेके अपने कंधे से दूर लेके आंखें बंद करके आपको अपने नोज़ को टच करना है इस तरीके से. अगर आप अपनी नोज़ को टच कर पाए हैं तो मतलब आपका ब्रेन बिल्कुल सही काम कर रहा है. और मोबिलिटी डिक्लाइन को चेक करने के लिए ये बहुत छोटे से टेस्ट हैं जिनसे बहुत चीज़ें पता चल पाती हैं. हमारा ब्रेन फंक्शन सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा. डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, पैरालिसिस, इन सब चीज़ों की हेमीपैरेसिस की मार तो नहीं हम झेल रहे दिन प्रतिदिन. अगर चेक हमें मोबिलिटी डिक्लाइन करना हो तो हम बहुत बारी पेशेंट को बोलते हैं कि आप चेयर पे बिठा के आप उठे, 10 कदम दूर जाइए, वापस यू टर्न लीजिए, वापस आइए और फिर अपना चेयर पे बैठिए. अगर ये टेस्ट पेशेंट 20 सेकंड से कम में पूरा कर लेता है तो उसका मोबिलिटी बिल्कुल ठीक है. इसके अलावा एक और टेस्ट है मेमोरी डिक्लाइन को स्पेशली असेस करने के लिए. ये ज़्यादातर हम स्ट्रोक के केसेस में करा करते हैं कि वी गिव अ पेन एंड पेपर टू द पेशेंट एंड वी आस्क हिम टू ड्रॉ अ वॉल क्लॉक आपको ड्रॉ करनी है और उसमें आपको समय दर्शाना है 10:11. तो वो घड़ी की सुइयाँ, छोटी सुई और बड़ी सुई, वो किस तरीके से प्लेस करता है पेशेंट, उसे 10 और 11 किस तरीके से, वो पहली बात तो वो गोला और वॉल वो क्लॉक वो ठीक से बना पाता है या नहीं, और उसके हाथ की सुइयाँ ठीक से जोड़ पाता है या नहीं. ये टेस्ट जो है वो हमारा मेमोरी डिक्लाइन को दर्शाता है. ये जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये तो एकदम नॉर्मल केस है. अगर आप इसके आगे देखेंगे तो एक माइल्ड इम्पेयरमेंट आप देख सकते हैं कि क्लॉक को उसने, जैसे हमने पेशेंट को बोला कि 10:11 आपको बनाना है और उसने 11:15 बजे ड्रॉ करा है. इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट स्लाइड, राइट साइडेड निगलेक्ट से हमारा मतलब है, बहुत बारी पैरालिसिस के आप स्ट्रोक के केसेस देखेंगे, राइट साइडेड, लेफ्ट साइडेड. उन प्रकार के पेशेंट्स में जब हम ये क्लॉक वाला टेस्ट करते हैं तो वो पेशेंट ने राइट साइड, बिकॉज राइट का फंक्शन के अकॉर्डिंग वो अपनी क्लॉक बना रहा है और उसके हिसाब से वो सुइयों की प्लेसमेंट किस तरीके से करेगा, ये चीज़ दर्शाते हुए वो टेस्ट हमें बताता है राइट साइड निगलेक्ट या लेफ्ट साइड निगलेक्ट. और इसके बाद अगर सिवियरली इम्पेयर्ड क्लॉक ड्राइंग आप देखेंगे तो इस वाले पेशेंट ने 1 से शुरू किया और वो चलता ही चला गया और वो घड़ी को बनाता ही चला गया है जब तक जगह ख़त्म नहीं हुई है. और यही कारण है, ये बहुत छोटे छोटे टेस्ट हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें उस पेशेंट की उस समय पे स्थिति बताता है. होम्योपैथी की अगर बिल्कुल पर्टिकुलरली हम बात करेंगे
तो सबसे पहले आर्थराइटिस और जॉइंट पेन्स जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो हम अपने आसपास देख ही रहे हैं, घुटनों का दर्द, कंधों का दर्द, फ्रोज़न शोल्डर, गर्दन का दर्द, इन प्रकार के जो आर्थराइटिस के केसेस हमारे पास आते हैं, बहुत बहुत कारगर एक दवा है रस्टॉक्स नाम की। और बहुत बारी हमने ये वाली दवाइयों का सेवन अदरवाइज भी कॉमन नॉलेज में भी सुना होगा। रस्टॉक्स की दवा जो है वो पेन एंड स्टिफनेस, इट हेल्प्स इन पेन एंड स्टिफनेस बोथ ऑफ एनी काइंड ऑफ जॉइंट विच इज़ बीइंग बेटर बाय मोशन। पेशेंट आपको आके ये बोलता है कि उठ के जब पहला कदम लेते हैं तब दिक्कत होती है, लेकिन जब चलते चले जाते हैं तो उस समय बहुत बेहतर होने लग जाता है। रस्टॉक्स ऐसे केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। ब्राइनिया इसका उलट है। जब पेशेंट चलता है तब दर्द है, लेकिन जब वो बैठ जाता है तब उसको काफ़ी आराम आता है। तो इन केसेस में ब्राइनिया काम करती है। कॉस्टिकम हमारा वीकनेस को वो करती इम्प्रूव करती है। और यहाँ पर मेरे को मेंशन करना है कैलकेरिया फ्लोर एक ऐसी दवा है विच इज़ वेरी वेरी पॉपुलर और लॉट ऑफ पेशेंट्स टेक calcaria floor just like that only to support their good health of bones and teeth. इसका वर्णन आप देख सकते हैं। कैलकेरिया फ्लोर जो दवा है वो आपने पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में बहुत बारी आपने ये दवा का नाम सुना होगा, कैलकेरिया फॉस, जो छोटे बच्चों के केसेस में छोटे बच्चों को दी जाती है स्ट्रॉन्ग टीथ के लिए, डेंटिशन के टाइम के लिए। इसी की एक और सिस्टर रेमेडी है विच इज़ कैलकेरिया फ्लोर, जो जीरियाट्रिक केसेस में दी जाती है फॉर स्ट्रॉन्ग हेल्थ ऑफ बोन्स एंड टीथ। अगर मेमोरी डिक्लाइन, डिमेंशिया की हम प्रॉपर बात करते हैं तो एनाकार्डियम एक ऐसी दवा है जो पुअर मेमोरी को एड्रेस करती है। इसमें पेशेंट बहुत बारी देयर इज़ अ फॉरगेटफुलनेस ऑफ नेम्स ऑफ वर्ड्स, कि सेंटेंस बोलते बोलते कोई पर्टिकुलर शब्द नहीं याद आता। इस प्रकार की जो मेमोरी डिक्लाइन है वो एनाकार्डियम कवर करती है। बराइटा कार्ब हम बहुत बारी आप देखेंगे चाइल्डिश बिहेवियर इन ओल्ड एज जब आता है उस समय पे ये वाली दवा बहुत कारगर है। और अल्यूमिना के केसेस में बहुत बारी कन्फ्यूजन देखी जाती है। मैं आपको एक पॉइंटर बता रही हूँ, एक दवा का एक पॉइंटर, लेकिन अपने आप में ये दवाई भरपूर पूरा एक ड्रग पिक्चर है। बट आई एम ट्राइंग कि ये कहीं ना कहीं मैं कंस्ट्रक्ट करके कंसाइंस करके मैं आपको एक दवा का एक सिम्टम बता पाऊँ, ताकि अवेयरनेस थोड़ा और मैं रीच कर पाऊँ होम्योपैथिक मेडिसिन का। इसके अलावा देर आर कार्डियक इश्यूज़ एंड सर्कुलेटरी इश्यूज़। क्रैटिगस एक ऐसी दवाई है जो मदर टिंक्चर लिक्विड दवा है जो हार्ट टॉनिक और हार्ट टॉनिक इसको माना गया है। ये हमारे क्रैटिगस दवाई जो है आयुर्वेदा में भी आपको मिलेगी और हमारे होम्योपैथी में भी मिलेगी। यूनानी में भी एक मेडिसिन है क्रैटिगस से ही बनती है। क्रैटिगस एक फूल का एक प्लांट का नाम है। और सिद्धा में भी हम क्रैटिगस से दवा बनती है। और जब भी इस पे रिसर्च करी गई है ये कार्डियक फंक्शन को बहुत अच्छा इम्प्रूव करती है, वट एवर बी द सिस्टम ऑफ मेडिसिन। क्रैटिगस एक बहुत अच्छा हार्ट टॉनिक है। इनफैक्ट मेरा एक पेशेंट 35% LEV मतलब बिल्कुल इजेक्शन फंक्शन जो था उसका इजैकुलेशन फंक्शन 35% पे, एंड देन वी स्टार्टेड विद क्रैटिगस। और अभी फरवरी 2026 में उनका जो न्यू रिपोर्ट कराया गया है 55% उसका इम्प्रूवमेंट देखा है LEVF में। तो ये वाला हमारा पेपर अभी सबमिटेड है, अदरवाइज आई वुड हैव पुट अप द रिसर्च पेपर ऑल टुगेदर। ऑरममेट जो दवा है वो हाइपरटेंशन के केसेस में जहाँ पर डिप्रेशन पाया जाता है उन केसेस में दी जाती है। क्योंकि कार्डियक और सर्कुलेटरी इश्यूज़ की बात हो रही है तो मैं एक दवा मेंशन करना चाहूँगी। आपने बहुत बारी नाम सुना होगा राव वोल्फिया का, लेसर पेरिविंकल। राव वोल्फिया दवा जो है सप्तऋषि, ये भी एक प्लांट से बनती है, सफ़ेद रंग का फूल होता है इसका। और ये हाइपरटेंशन के केसेस में बहुत जल्दी ब्लड प्रेशर को जो है डिक्रीज़ करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 210 तक
पहुंच चुका है अगर बीपी, और हम रावोल्फिया दवा देते हैं 10 ड्रॉप्स इन जस्ट 1 टीस्पून ऑफ वाटर, उसमें बहुत बहुत कारगर है। और नियर अबाउट आधे घंटे 40 मिनट्स में आप दोबारा बीपी चेक करेंगे तो लगभग 150 तक पहुंच चुका होता है। ये चीज़ें जो मैं आपको बोल रही हूँ, ऑल ऑफ दीज आर डॉक्यूमेंटेड केसेस, ऑल ऑफ दीज आर डॉक्यूमेंटेड थिंग्स, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। इसके अलावा डाइजेस्टिव ट्रबल्स में अगर बात करें तो लाइकोपोडियम एक बहुत कारगर दवाई है, गैस, ब्लोटिंग और वीक डाइजेशन में बहुत काम करती है। और नक्स वोमिका इसके विपरीत एक दवा है जो कॉन्स्टिपेशन और चिड़चिड़ापन जिसमें बहुत ज़्यादा मिलता है उसमें काम करती है। स्लीप डिस्टर्बेंसेस की अगर बात करें तो पैसिफ्लोरा फिर दोबारा पैसिफ्लोरा जो दवा है वो एक फूल से बनाई गई है। पैसिफ्लोरा एक नेचुरल सिडेटिव है और आई वांट टू आल्सो ऐड दैट इट इज़ अ नॉन हैबिट फॉर्मिंग मेडिसिन। पैसिफ्लोरा ये दवा आपको बहुत अच्छा नींद लेके आती है। ओपियम जो दवा है वो कॉन्स्टिपेशन जब भी होता है केसेस विद स्लीप डिसऑर्डर्स उसमें बहुत अच्छा काम करती है। और विद स्लीप डिसऑर्डर्स इसलिए यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि ओपियम के केसेस जो होते हैं वो डायरिया के केसेस कॉन्स्टिपेशन के केसेस जो हैं उनमें स्लीप डिसऑर्डर जैसे बहुत एक्सेसिव स्लीप आना या बहुत ही कम स्लीप आना, दोनों केसेस में कॉन्स्टिपेशन के केस में ओपियम बहुत अच्छा काम करती है। और कैलिफॉस तो आप सब जानते ही हैं कि ये एक नर्व टॉनिक है और दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉपुलर मेडिसिन वंस अगेन ऑफ होम्योपैथी। So therefore we would wind up and we would try to conclude the homeopathic little session that supportive measures of geriatric population which would further help alongside homeopathy is to have a balanced rich diet, is to have a good gentle yoga or any kind of exercise, physical exercise that you would be comfortable with in your daily routine. Mental engagement is very very important. Please try to read, develop some hobbies, try to increase your hobbies if possible, and regular medical checkups for chronic condition, this goes without saying. And the last one I have specially included to reduce your screen time. I understand it is very difficult, but reducing screen time in pediatric population as well as geriatric population is very very important. स्क्रीन टाइम से हमारा मतलब है जितना आप समय अपने मोबाइल पर व्यतीत करते हैं। प्लीज़ ट्राई टू अपने आप को खुद रोकना या अपने फ़ोन पे इस तरीके की, आजकल तो फ़ोन पे सेटिंग्स आ गई हैं कि आप स्क्रीन टाइम को इवैल्यूएट कर सकते हैं और आप उसको रिस्ट्रिक्ट अपने आप से कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा वो है रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपना स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करें। वट एवर स्क्रीन टाइम यू हैव प्लीज़ ट्राई टू रिड्यूस इट। इसके अलावा थोड़ा सा अलग मैं एक बात करना चाहूँगी कि व्हाट आर द फूड्स दैट सीनियर्स शुड अवॉइड ईटिंग। दैट वुड बी द अनपैस्चराइज्ड चीज़। हम प्लीज़ चाहेंगे कि अंडर कुक्ड फूड, यहाँ तो खैर अंडर कुक्ड सी फूड लिखा गया है, अंडर कुक्ड मीट, अंडर कुक्ड किसी भी प्रकार का खाना जो कुक सही तरीके से नहीं किया गया है, प्लीज़ आप ट्राई करिए कि आपने उसको अवॉइड करना है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से हमारा मतलब है एक ऐसा खाना जो पका दिया जाता है, फिर पैक किया जाता है और फिर आपको बोला जाता है कि ये आप माइक्रोवेव में गरम करके खा लीजिएगा। That is a very very wrong practice. Try to avoid such kind of ultra processed foods, and it goes without saying sugary drinks or sweets को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर आप इन 6 पॉइंट्स को देखेंगे तो कहीं ना कहीं ज़्यादा नमक की चीज़ें और ज़्यादा चीनी की मात्रा जिसमें है उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बोला गया, अगर मोटे तौर पे हमें समझना है तो। 6 ऐसे फूड हैं जो मॉर्निंग एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ओट्स, एग्स अगर आप सेवन करते हैं तो आप इसका सेवन ज़रूर करिए, इट इज़ वेरी गुड फॉर द मॉर्निंग एनर्जी। पोहा जो आज की डेट में एक स्टेट में नहीं रह गया है, ट्रेडिशनल चीज़ जो कहीं ना कहीं सब लोगों में अब बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हो गया है। बनाना,
even an apple before your physical exercise would suffice. Nuts and seeds and sprouts for your protein. Top 10 top anti-aging foods in India are already available in our daily diet, such as amla, turmeric, हल्दी का जो सेवन हम करते ही हैं, ग्रीन टी, शकरकंदी और टमाटर. और एंटी एजिंग फूड से हमारा ये मतलब नहीं है कि आप एंटी एजिंग अपना स्किन के लिए, अपना हेयर के लिए आप लेंगे. एंटी एजिंग फूड से, इसको बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज एक्चुअली कर दिया गया है इस टर्म को. एंटी एजिंग फूड से हमारा मतलब है वो फूड, वो चीज़ें, खाने की चीज़ें जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं और हमें इन्फेक्शन से लड़ने के लिए तैयार करती हैं. इसके बाद आप देखेंगे. So this is the ICMR poster that has been released. This was back in 2021 जब हमारा मिनिस्ट्री बहुत ज़्यादा काम सीनियर सिटीज़न के डाइट, न्यूट्रिशन, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, इस प्रकार के जो भी चीज़ें हैं उनको इंटेल कर रहा था. और उसके बाद हमारा एजिंग को लेके क्या क्या चीज़ें खानी हैं, क्या नहीं खानी हैं, जो ICMR ने गाइडलाइंस दी हैं वो यहाँ पर दर्शाई गई हैं कि आपने हाई फाइबर खाना खाना है, आपने लीन प्रोटीन्स लेने हैं. लीन प्रोटीन से मतलब है चिकन, एग्स, लेग्यूम्स, मतलब दालों का सेवन आपने करना है. कैल्शियम और हेल्दी फैट्स, बहुत ज़्यादा तेल मसाले की मात्रा नहीं, लेकिन हेल्दी फैट्स यानी कि नट्स, सीड्स जिसमें फैट ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, वो चीज़ों का सेवन आप कर सकते हैं. एंड स्टे हाइड्रेटेड. और विटामिन्स, जो आपने विटामिन सी जो हमारा इम्यूनिटी बढ़ाता है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, वो प्लीज़ लीजिए. और विटामिन डी जो जिसकी डेफिशिएंसी हमारे पूरे भारत देश में बहुत ज़्यादा आज की डेट में प्रेवलेंट है. एंड अ लॉट ऑफ studies have come out that India is such a sunny country and we are all suffering from vitamin D deficiency. So it's a very sad situation. Please try to cater to this as well. So therefore, homeopathy offers a safe, individualized, side effect free solution for elderly population, not only for treating diseases but also enhancing the quality of life, emotional well-being and graceful aging. Thank you. Happy aging. डॉक्टर करणप्रीत नाहर को मोमेंटो दे के सम्मानित करें. डॉक्टर करणप्रीत नाहर